क्या होगा अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश एक सुबह किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को यूं ही उठा ले जाए। एक स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा प्लान है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि वेनेजुएला पर इस काल्पनिक हमले के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तारीख है 3 जनवरी 2026। सुबह के 2 बजे हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस के ऊपर का आसमान पूरी तरह से खामोश है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। सतह के नीचे एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला था। स्रोत के अनुसार ये ऑपरेशन किसी बिजली की तरह हुआ। अमेरिकी हेलीकॉप्टर रडार की पकड़ से बचने के लिए समंदर से बस 100 फीट ऊपर उड़ते हुए वेनेजुएला में दाखिल हुए। फिर एक साइबर अटैक से पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया गया और इसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडो सीधे राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के घर की छत पर उतरे और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और बाद में इस पूरे ऑपरेशन की लाइव फीड देख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उनके शब्द थे, ये बिल्कुल टेलीविजन देखने जैसा था। सोचिए, एक सैन्य अभियान, एक देश की संप्रभुता पर हमला, और उनके लिए वो बस एक टीवी शो था। तो ये सब हुआ कैसे? और शायद इससे भी बड़ा सवाल, ये हुआ ही क्यों? इस पूरी कहानी में 2 बहुत ही जरूरी सवाल छिपे हैं। अमेरिका ने आखिर ये कदम उठाया क्यों, और इसका पूरी दुनिया के लिए मतलब क्या है? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो एक देश को दूसरे संप्रभु देश के चुने हुए नेता को इस तरह बलपूर्वक हटाने पर मजबूर कर दे? अमेरिकी प्रशासन ने जो ऑफिशियल कारण दुनिया को बताया वो था ड्रग तस्करी से लड़ना। उनका दावा था कि ये किसी देश पर हमला नहीं बल्कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए किया गया एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन था। अब देखिए, मादुरो पर आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। नार्को टेररिज्म, कोकीन इंपोर्ट करने की साजिश, हथियारों के चार्जेस, मतलब ऑफिशियल कहानी ये थी कि वो 1999 से ही अमेरिका में ड्रग्स भेजने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन क्या ड्रग्स ही असली कहानी थी? स्रोत की माने तो ये सब सिर्फ एक पर्दा था, और इस पर्दे के पीछे छिपा था एक कहीं ज्यादा बड़ा मकसद, तेल। इस बात को समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, 303 बिलियन बैरल। जी हाँ, ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अब जब इतना बड़ा खजाना दांव पर लगा हो तो असली मकसद खुद बर खुद साफ हो जाता है ना? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर ये जो तनाव है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये दशकों से चला आ रहा है। 1976 में वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर 2001 में ह्यूगो चावेज ने इस पर सरकारी कंट्रोल और भी पक्का कर दिया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को बाहर जाना पड़ा। और इसके ठीक बाद से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। और अगर किसी को अब भी शक है कि असली मकसद तेल था, तो उन्हें बस ट्रंप के अपने शब्द सुनने चाहिए। जब वेनेजुएला ने अपने ही संसाधनों पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे चोरी बताया, जैसे वो तेल वेनेजुएला का नहीं बल्कि अमेरिका का था। तो ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि तेल एक कितना बड़ा मोटिव था, चलिए वापस चलते हैं उस ड्रग्स वाली कहानी पर और देखते हैं कि वो कितनी खरी उतरती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। अमेरिका में जो ज्यादातर कोकीन आती है वो पैसिफिक रूट से कोलंबिया, ग्वाटेमाला और मेक्सिको से आती है। अब वेनेजुएला का तो पैसिफिक तट है ही नहीं, और वहां से जो ड्रग्स निकलती भी हैं वो ज्यादातर यूरोप की तरफ जाती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण कोकेन नहीं बल्कि फेंटेनिल है, और ये फेंटेनिल मेक्सिको और चीन से आता है। स्रोत के मुताबिक इस फेंटेनिल के व्यापार में वेनेजुएला की कोई भूमिका है ही नहीं। तो अगर अमेरिकी लोगों की जान बचाना ही असली मकसद था, तो सवाल ये उठता है कि निशाना वेनेजुएला पर क्यों साधा गया? तो ऑफिशियल कहानी में तो काफी छेद नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस तरह के कदम का दुनिया पर क्या असर पड़ा और इसने क्या कानूनी सवाल खड़े किए। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया से इसकी निंदा होने लगी। ब्राजील से लेकर चीन तक दुनिया भर के देशों ने इसकी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने तो इसे अपने चार्टर का खुला उल्लंघन बताया, और कई लोगों ने इसे न्यू एज कॉलोनियलिज्म यानी नवयुग का उपनिवेशवाद तक कह दिया। कानूनी तौर पर यहाँ मामला बिल्कुल आमने सामने का है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि ये एक कानून लागू करने वाला काम है,
और दूसरी तरफ है यूएन चार्टर, जो साफ साफ कहता है कि आप किसी भी देश की सीमाओं या राजनीतिक आज़ादी के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के दिल पर सीधा हमला है। और ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं थी। स्रोत के अनुसार ये एक्शन अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना लिया गया, जो कि अमेरिका के अपने संविधान का भी उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि युद्ध की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग ही अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनों को इस तरह से तोड़ सकते हैं, तो क्या इन नियमों का कोई मतलब भी बचता है?